जय हिंद। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने, जिसमें मैंने नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर्स, पूर्ण संख्या, इंटीजर्स, पूर्णांक, रेशनल नंबर्स, परमेय संख्या, इनरेशनल नंबर्स, अपरमेय संख्या, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, रियल नंबर्स एटसेट्रा जैसी डेफिनेशंस को कराया था। क्या होती हैं ये संख्याएं, किस प्रकार इनको दर्शाया जाता है और किस प्रकार इनको लिखा जाता है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इसकी प्लेलिस्ट पर जाना होगा। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। किस प्रकार होंगे? सबसे पहले 2 का भाग देना है आपको। 14 में जाएगा 7 बार, 0 का 0, तो 2 का भाग 140 में जाएगा 70 बार। फिर 2 से दीजिए, 2 का भाग 7 में जाएगा 3 बार, 2 गुणा 3 6, 7 में से 6 गया तो 1। 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, तो 2 का भाग 70 में गया 35 बार। अब 3 का भाग जाएगा नहीं, ना ही 4 का जाएगा, सीधा जाएगा 5 का। 5 7 35, तो 5 का भाग 35 में 7 बार गया। अब 7 का देना है, 7 में 1 बार जाएगा। ध्यान आपको ये चीज करनी है कि आपको भाग जब तक देना है जब तक नीचे 1 नहीं आए। तो 140 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यहां पर 2 आपको 2 बार दिखाई दे रहा है, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो। 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 5 कितनी बार है? 1 बार, तो 5 की घात 1 लिख भी सकते हो और नहीं भी, गुणा 7। तो 140 के गुणनखंड आए 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं आपको इसके आगे के लेवल का एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इसी में। 140 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। किस प्रकार होगा? तो सबसे पहले आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जो इस प्रकार है। 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। आपको करना है घातों का योग। घात चेक कीजिए। 2 की घात 2, 2 लिखिए, 5 की घात 1 योग करना है तो प्लस 1, 7 की घात 1 तो प्लस 1, इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो 140 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग आएगा 4। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप 196 को इस प्रकार लिखोगे, 14 गुणा 14। तो 14 के और गुणनखंड कीजिए, 2 गुणा 7। इसी प्रकार इस 14 के 2 गुणा 7, 2 आया यहाँ पर 1 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 7 आया है 2 बार 1 2, तो 7 की घात 2। ये 196 के अभाज्य गुणनखंड हुए। अब आपको इसकी घातों का योग ज्ञात करना है। तो 2 की घात 2 प्लस 7 की घात 2, 2 और 2 4। इस क्वेश्चन का आंसर 4। नेक्स्ट सेकंड,
156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 156 में सबसे पहले 2 का भाग, 2 का भाग 15 में जाएगा 7 बार, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गया तो 1 बचा, 16, 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, तो 2 का भाग 156 में गया 78 बार। अब फिर 2 से भाग दीजिए, 2 का भाग 7 में जाएगा 3 बार, 2 गुणा 3 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 18 में जाएगा 2 का भाग 9 बार, तो 2 का भाग 78 में गया 39 बार। अब 2 का भाग जाएगा नहीं, अब जाएगा 3 का भाग, तो 3 का भाग 3 में 1 बार और 9 में 3 बार, तो 3 का भाग 39 में गया 13 बार। अब 13 से भाग दीजिए, 13 का भाग 13 में 1 बार, तो 156 के गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। सही फॉर्मेट में क्या लिखेंगे? 2 2 बार आया तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। थर्ड क्वेश्चन, अगली संख्या है 3825। इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग देना है, 2 का जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट अंक इसका 5 है। 3 का भाग दीजिए, 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 8 में जाएगा 2 बार, 6 घटाओ 8 में से 2 बचा, 3 का भाग 22 में जाएगा 7 बार, 3 7 21 1 बचेगा, 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, तो 3 का भाग 3825 में गया 1275 बार। अब पुनः 3 से भाग दीजिए, अब 3 से पुनः 1275 में भाग दीजिए, 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार, 3 का भाग 7 में जाएगा 2 बार, 1 बचेगा, 3 का भाग 15 में 5 बार। अब 3 का भाग जाएगा नहीं, ना ही 4 का जाएगा, अब जाएगा 5 का, तो 5 का भाग 42 में, 5 अट्ठे 40 बचेगा 2, 25 में 5 का भाग 5 बार, 5 से पुनः भाग दीजिए, 17 पंजे 85 होता है, तो 5 का भाग 85 में 17 बार जाएगा। अब 17 का भाग दीजिए 17 में 1 बार, तो ये 3825 के गुणनखंड आ गए। क्या आ गए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। 3 2 बार आया है तो 3 की घात 2, 5 भी 2 बार आया है तो 5 की घात 2 गुणा 17 एक बार आया तो घात लिखिए और नहीं, तो 3825 के गुणनखंड आ गए 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। यही इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, अगली संख्या है 5005। आपको इसके गुणनखंड करने हैं। किस प्रकार? 5005 के अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग जाएगा नहीं, ना ही 3 ना ही 4, 5 का भाग जाएगा 5 में 1 बार, 0 में 0 बार, 0 में 0 बार, तो 5 में जाएगा 1 बार, तो 5 का भाग 5005 में गया 1001 बार। अब 5 का भाग जाएगा नहीं, ना ही 6 का, 7 का जाएगा, 7 का भाग 10 में 1 बार, 3 बचेगा, 30 में जाएगा 7 चौके 28, 30 में से 28 गया तो 2 बचा, 7 का भाग 21 में जाएगा 3 बार, तो 7 का भाग 1001 में गया 143 बार। अब भाग जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 14 में से 11 गया तो 3 बचा, यहाँ 3 लगाइए, संख्या बन गई 33, 11 का भाग 33 में 3 बार, तो 11 का भाग 143 में गया 13 बार। अब 13 से पुनः भाग दीजिए, 13 से 13 में जाएगा 1 बार, तो 5005 के गुणनखंड आ गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट, 5th नंबर, संख्या है 7429। आपको इसके गुणनखंड करने हैं। उसी प्रकार
जिस प्रकार आपने अभी किए हैं 140, 156, 3825 और 5005 के, तो 7429 के गुणनफल। तो ये संख्या तीन अभाज्य संख्याओं के गुणा करने से प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 17 का भाग, 17 का भाग 74 में, 17 चौके 68, बचा 6। 17 का भाग 62 में, 17 तिये 51, बचा 11। 17 का भाग 119 में, 17 सत्ते 119। अब 19 का भाग जाएगा, 19 दूनी 38, बचा 5, 19 तिये 57। 19 का भाग 437 में गया 23 बार। अब 23 का भाग दीजिए 23 में एक बार, तो 7429 के गुणनखंड आ गए 17 गुणा 19 गुणा 23। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। कहने का मतलब आपको इस प्रश्न में दी गई दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं, उनका फिर आपको गुणनफल करना है, फिर आपको चेक करना है क्या एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं। पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91। आपको 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जिस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किए थे। तो 13 गुणा 2 26 होता है, तो आप उसको 2 गुणा 13 लिखिए, 2 गुणा 13 26। इसी प्रकार 91 के कीजिए, 13 सत्ते 91 होता है, तो उसको आप 7 गुणा 13 लिखिए। अब आपको इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है 26 और 91 का। किस प्रकार ज्ञात करना है, तो आपको 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ है, जो 26 के गुणनखंड में भी आए और 91 के गुणनखंड में आए, तो केवल आप यहां पर चेक करोगे तो केवल एक ही संख्या है 13, जो 26 के गुणनखंड में भी आ रही है और 91 के गुणनखंड में आ रही है। तो उस संख्या की जो कम से कम घात है, तो यहां भी 13 की घात 1 है और यहां भी 13 की घात 1 है, तो 13 की घात 1 मतलब 13, तो 26 और 91, 26 और 91 के। अब आपको एलसीएम में वे सभी संख्या लिखनी है जो 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंडों में आई हैं, और उनकी भी आपको अधिकतम घात लिखनी है। एक संख्या यहाँ पे 2 की अधिकतम घात 1 ही है गुणा, और आया है 7 गुणा 7, और अगली संख्या आई है 13, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो उसमें से आप केवल एक ही संख्या लिखनी है या उसकी कम घात वो लिखनी है। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 13 सत्ते 91, 91 गुणा 2 182, तो 26 और 91 का एलसीएम आएगा 182। अब आपको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करना है। एचसीएफ आया था इसका 13 मल्टीप्लाई एलसीएम आया इसका 182, 13 गुणा 182, 13 गुणा 2 26, कैरी 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, कैरी 10, 13 गुणा 1 13, 13 और 10 23, 2366। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई आया 2366। अब दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर है अपना 26 और सेकंड है 91। 26 गुणा 1 26, कैरी 2, 26 गुणा 9 234 और 2 236,
26 और 91 का मल्टीप्लाई आया 2 या 366। इनके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई है 2 या 366। ये दोनों बराबर है, तो आप लिखोगे इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। सेकंड, $510 और 92। आपको 510 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। किस प्रकार, मैं यहां पे कर देता हूं। 510 सबसे पहले आपको 2 का भाग देना है। 5 में जाएगा 2 बार, 1 बचेगा। 11 में जाएगा 5 बार, 1 बचेगा। 10 में जाएगा 5 बार, 3 से भाग देना है। 25 में जाएगा 8 बार, 1 बचेगा। 15 में जाएगा 5 बार, तो 3 का भाग 255 में गया 85 बार। अब इसमें जाएगा 5 से 17 बार और 17 से 17 में 1 बार। तो 510 के भाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार 92 के कीजिए। 92 को 2 गुणा 2 गुणा 23 के रूप में लिखोगे। अब 2 यहां पर 2 बार आया है, तो 2 की घात 2 गुणा 23। अब आपको 510 और 92 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ में 510 और 92 में जो संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही है, कौन सी संख्या कॉमन है? 2 ऊपर 510 के भाज्य गुणनखंडों में भी आ रहा है और 2 92 के भाज्य गुणनखंडों में भी आ रहा है। तो 2 की आपको कम घात लिखनी है। यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात 1 है, तो आपको कम वाली घात लिखनी है। और आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2 के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो 510 और 92 का एचसीएफ आया 2। एलसीएम 510 और 92। अब आपको 510 और 92 के सभी अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं और उसमें भी जो अधिकतम घात है। तो अभाज्य गुणनखंडों में 2 आया है 2 बार, तो 2 की घात 2 अधिकतम घात। 3 आया है 1 बार, तो 3 की घात 1। 5 आया 1 बार, 17 आया है 1 बार और अगली संख्या आई है 23। तो आप इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 23,460। अब आपको 510 और 92 के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम 2 गुणा 23,460, तो गुणा करने पर आएगा 46,920। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई आया 46,920। अब आप दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 510 गुणा 92। 92 का 0 में 0, 92 गुणा 1 92, कैरी 9, 92 गुणा 5 460, 460 और 9 469। तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया 46,920। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई भी 46,920 आ रहा है और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई भी 46,920 आ रहा है। तो आप लिखोगे इसी प्रकार या इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के। 336
और 54। आपको 336 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और 54 के करने हैं। यहां पे कर लीजिए। सबसे पहले 2 से भाग दीजिए। 3 में जाएगा 1 बार, 1 बचेगा। 13 में जाएगा 6 बार, 1 बचेगा। 16 में जाएगा 8 बार। तो 2 का भाग 336 में 168 बार गया। 2 से फिर दीजिए। 16 में जाएगा 8 बार और 8 में जाएगा 4 बार। 2 का भाग 168 में 84 बार गया। 2 से फिर दीजिए। 8 में जाएगा 4 बार और 4 में जाएगा 2 बार। 2 का भाग 84 में 42 बार गया। 2 से फिर दीजिए। 4 में जाएगा 2 बार, 4 में जाएगा 2 बार, 2 में जाएगा 1 बार। 3 से दीजिए। 21 में जाएगा 7 बार और 7 का भाग 7 में दीजिए तो जाएगा 1 बार। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 2 यहां पर 4 बार आया है तो आप 2 की घात 4 लगाइए, गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार 54 के कीजिए। 54 के होंगे 2 से भाग दीजिए, 27 बार जाएगा। 3 से भाग दीजिए, 9 बार जाएगा। 3 से भाग दीजिए, 3 बार जाएगा और फिर 3 से भाग दीजिए, 1 बार जाएगा। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहां पर 2 आया है 1 बार, गुणा 3 आया है 3 बार, तो 3 की घात 3 लगा दीजिए। 336 और 54 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। अब इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में आपको जो संख्या कॉमन दिखाई दे रही है उसकी आपको कम वाली घात लिखनी है। 2 ऊपर भी है और 2 नीचे है, तो 2 की कम घात क्या है 1, गुणा 3 ऊपर भी है, 3 इधर नीचे भी है, तो 3 की घात क्या है कम 1, तो 3 की घात 1। और कोई संख्या आपको कॉमन नहीं दिखाई दे रही है तो इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कीजिए। 2 गुणा 3 6। 336 और 54 का एचसीएफ आया 6। बात करते हैं एलसीएम की। तीन 336 और 54। अब आपको 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंडों में जो जो संख्या आई है उन सभी को लिखना है और उनकी घात जो सबसे अधिक है उसको लिखना है। कौन कौन सी संख्या मिली है? 2 आया है, 3 आया है, 7 आया है। 2 है और 3 भी है, तो कौन कौन सी संख्या है? 2, 3 और 7। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर घात 4 है, तो अधिकतम घात कितनी है? 4। 3 की अधिकतम घात चेक कीजिए, यहाँ पर 1 घात है और यहाँ पर 3 घात है, अधिकतम घात 3। 7 की घात 1 ही है, तो 2 की घात 4 होता है 16, गुणा 3 की घात 3 होता है 27, गुणा 7। आप इन तीनों संख्याओं का गुणा कीजिए, तो गुणा करने पर आपको मिलेगा 3024। तो 336 और 54 का एलसीएम आएगा 3024। अब आपको एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करना है। 6 गुणा 3024, तो 6 का गुणा 3024 में करोगे तो आपको संख्या मिलेगी 18144। अब दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 मल्टीप्लाई 54। 336 और 54 का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको संख्या मिलेगी 18144। तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई और इनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई
बराबर आ रहा है, तो आप लिखो इसी प्रकार या इस प्रकार दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फर्स्ट इसका 12, 15 और 21, इन तीन संख्याओं के आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इन संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले 12 के 2 गुणा 2 4 गुणा 3 12, घातों के रूप में लिखिए। 2 आया 2 बार तो 2 की घात 2 गुणा 3 एक बार आया तो 3 की घात 1 लिखिए या नहीं भी। इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 3 पंजे 15, 3 गुणा 5, घात के रूप में भी यहाँ पर घात 1 1 है, आप लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पर घात लगा देता हूँ। 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। इसी प्रकार 21 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो आएंगे 3 सत्ते 21, 3 गुणा 7, 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब आपको इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। बारह, 15 और 21 का एचसीएफ में वही तरीका जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कराया था। क्या 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंडों में आपको ऐसी संख्या चेक करनी है जो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में आपको कॉमन या उभयनिष्ठ मिले। तो कौन सी संख्या है? देखो चेक करते हैं। 2 12 के गुणनखंड में है लेकिन 15 और 21 के गुणनखंड में नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। अब चेक करते हैं। 3 12 के गुणनखंड में है, 15 के में भी है और 21 के में है। तो 3 की जो कम घात है आपको उसको लिखना है। यहाँ भी घात 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो 3 की घात 1। और कोई संख्या है? और कोई संख्या नहीं है, तो इसका एचसीएफ आएगा 3। बात करते हैं एलसीएम की। 12, 15 और 21। अब आपको 12, 15, 21 के अभाज्य गुणनखंडों में जो जो संख्या आई है उन सभी को लिखना है और उनकी भी आपको अधिकतम घात लिखनी है। कौन कौन सी संख्या आई है? 2, 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 गुणा 3 आया, 3 की अधिकतम घात कितनी है? 1, तो 3 की घात 1। और क्या आया है? और आया 5, 5 की अधिकतम घात 1 ही है और 7 की अधिकतम घात 1 ही है। आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए। 2 की घात 2 4 गुणा 3 की घात 1 3, 5 की घात 1 5 गुणा 7 की घात 1 7, 4 गुणा 3 12 और 5 गुणा 7 35, 12 गुणा 35 420। तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ आया 3 और एलसीएम आया 420। सेकंड 17, 23 और 29। अब आपको यहां पर तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 17 के कीजिए। 17 में किसी का भाग नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि ये तीनों ही संख्या अभाज्य संख्या हैं, तो इसके गुणनखंड आएंगे 1 गुणा 17। इसी प्रकार 23 के कीजिए, इसके भी 1 गुणा 23 आएगा। 29 के 1 गुणा 29। ये इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हुए। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 17, 23 और 29। इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में आपको जो संख्या कॉमन दिखाई दे रही है वो लिखिए और उसकी भी जो घात कम है, तो केवल एक ही संख्या है 1। तो 17, 23 और 29 का एचसीएफ आएगा 1। 35 सह अभाज्य संख्या है। क्या परिभाषा थी?
तो वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 आता है तो वे सभी अभाज्य संख्या होती हैं। तो 17, 23 और 29 ये सह अभाज्य संख्याओं का एक समूह है। 17, 23, 29 का एलसीएम 17, 23, 29। अब वे संख्या लिखिए जो 17, 23, 29 के अभाज्य गुणनखंडों में आई है और उनकी भी घात जो अधिकतम है। 1, 17, 23 और 29 इन सभी संख्याओं का गुणा कीजिए तो गुणा करने पर आपको मिलेगा 11,339। तो 17, 23 और 29 का एलसीएम आएगा 11,339। इसका थर्ड संख्या है 8, 9 और 25। 8, 9, 25 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 8 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 आया है 3 बार तो 2 की घात 3। इसी प्रकार 9 के कीजिए, 9 के होंगे 3 गुणा 3, घात के रूप में लिखिए। 3 आया 2 बार तो 3 की घात 2। 25 की कीजिए, 5 गुणा 5, 25, घात के रूप में लिखिए। 5 आया 2 बार तो 5 की घात 2। 8, 9, 25 का एचसीएफ 8, 9, 25 के अभाज्य गुणनखंडों में जो आपको संख्या कॉमन दिखाई दे रही है उसकी घात जो सबसे कम है। 2, 3, 5 इसमें से कोई संख्या आपको कॉमन दिखाई नहीं दे रही है जो 8, 9, 25 के अभाज्य गुणनखंडों में हो। तो इसलिए 8, 9, 25 का एचसीएफ होगा 1। जब एचसीएफ 1 आया है तो ये तीनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं। बात करते हैं एलसीएम की। 8, 9, 25 का एलसीएम 8, 9, 25 के अभाज्य गुणनखंडों में जो जो संख्या आई है उन सभी को लिखिए और उनकी भी जो अधिकतम घात है। 2 आया उसकी अधिकतम घात 3 है, गुणा 3 आया है 3 की अधिकतम घात 2 है, गुणा 5 आया है 5 की अधिकतम घात 2। 2 की घात 3, 2 का गुणा 3 बार 8, गुणा 3 की घात 2, 3 का गुणा 2 बार 9, 5 की घात 2, 5 का गुणा 2 बार 25। 8 गुणा 9 72 गुणा 25, 72 गुणा 25 1800। तो 8, 9, 25 का एलसीएम आया 1800। क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का 9 और इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का। 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का कितना है 9। इसमें से पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। तो पहली संख्या लिखिए, पहली संख्या बराबर 306। इसी प्रकार दूसरी संख्या लिखिए 657। अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है कितना है 9। अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपको दिया हुआ है 9। पहली संख्या दे रखी है 306, दूसरी संख्या दे रखी है 657। अब आपको इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ये बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। कहने का मतलब किसी भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। अब
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। एचसीएफ दे रखा है 9 मल्टीप्लाई एलसीएम आपको ज्ञात करना है, जिसमें बराबर पहली संख्या है 306 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या है 657। अब आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर एलसीएम के साथ में 9 मल्टीप्लाई है, इधर ट्रांसफर कीजिए तो मल्टीप्लाई वाली संख्या जाएगी डिवाइड में। तो 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9, 9 का 306 में भाग जाएगा 34 बार, 34 गुणा 657 बराबर आएगा 22,338। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्या 306 और 657 का एलसीएम आएगा 22,338। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न ये है कि अगर 6 की घात कुछ भी लगाएं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लगाएं, तो क्या उनको सरल करने पर उसका जो आंसर आएगा क्या उसका इकाई अंक 0 होगा। देखते हैं। यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होगी तो वह 10 से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या है मान के चलो 20, अगर ये संख्या 0 पे समाप्त हो रही है तो इस संख्या में 10 का भाग जाएगा। सपोज करो कोई संख्या है 500, ये भी संख्या 0 पे समाप्त हो रही है तो इसमें 10 का भाग जाएगा पूरा पूरा। यदि कोई संख्या अंक 0 पे समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होगी। दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह 10 से विभाजित होगी। दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 10 बराबर होता है 10 के गुणनखंड कीजिए 2 गुणा 5। अगर किसी संख्या में 10 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा। यहाँ पर 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड होंगे, सबसे पहले आप 6 के कीजिए तो 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3। 6 की घात n लग रही है तो आप 2 गुणा 3 पूरे की घात आप n लगा दीजिए। तो आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की कि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया है, तो इसलिए 6 की घात n कुछ भी हो वह 0 पर समाप्त तो नहीं होगा। 6 की घात n में 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है। जब 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है तो 6 की घात n 10 से विभाजित नहीं होगी। 6 की घात n 10 से विभाजित नहीं होगी। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यहाँ पे आप लिखिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। मैं इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिकली रूप से और समझा देता हूं। क्या है ये क्वेश्चन? 6 की घात n, आप n बराबर 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख के देखो। जब आप उसको सरल करोगे तो उसका जो इकाई वाला अंक है या वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। कैसे? सबसे पहले 6 की घात 1 कीजिए तो आएगा 6। ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रही है बल्कि 6 पे समाप्त हो रही है। 6 की घात 2, 6 की घात 2 होती है 36, तो ये संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो रही बल्कि 6 पे समाप्त हो रही है। इसी प्रकार 6 की घात 3 बराबर होता है 216, तो ये संख्या 0 पे समाप्त न होकर 6 पे समाप्त हो रही है। इसी प्रकार आप इसको आगे भी कर सकते हो। तो हमेशा इसमें इकाई अंक या ये संख्या 6 पर ही समाप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अगली इक्वेशन है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या है क्यों? जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सरल करोगे, सरल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वह एक भाज्य संख्या होगी।
क्या होती है भाज्य संख्या की परिभाषा? अगर किसी संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, अगर किसी संख्या में 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से भाग जाता है तो वह भाज्य संख्या होती है। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सरल करोगे तो आपका आंसर एक भाज्य संख्या आएगी। आइए इनको सरल करते हैं। जब कोई भाज्य संख्या उसके 2 से अधिक भाजक होंगे, अगर कोई भाज्य संख्या है तो उस संख्या के 2 से अधिक भाजक होंगे। आपकी दी हुई संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इन दोनों संख्याओं में से जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है उनको कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक संख्या कॉमन दिखाई दे रही है 13। तो इस संख्या में से 13 जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 11 प्लस यहाँ से 13 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। 13 गुणा, कोष्टक को खोल लीजिए, इसको सरल कीजिए। 7 गुणा 11 77 और 1 78। आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको 13 और 78 का गुणा नहीं करना है, बल्कि 78 के आपको गुणनखंड करने हैं। तो क्या गुणनखंड होंगे? 13 गुणा 13 छक्के 78 होते हैं, तो 13 गुणा 6। आप 6 के भी और गुणनखंड कर सकते हो। 13 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 3। तो आपने इस इक्वेशंस को जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद में आपको संख्या मिली 13 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 3। तो इनको सरल करने से कुछ भी आंसर आए तो जब आप उस संख्या के गुणनखंड करोगे तो उसमें आपको 13 गुणा 2 गुणा 3, कहने का मतलब आपको 2 से अधिक भाजक मिलेंगे। इसी प्रकार आप इस इक्वेशन को सरल कीजिए। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहां से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? यहां से आपको 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहां से 5 कॉमन लीजिए। यहां बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। इन सभी संख्याओं का यहाँ तक एक तो गुणा कीजिए, उसमें एक जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आएगा, सबसे पहले आप इन संख्याओं का 7 6 4 3 2 और 1 का गुणा कीजिए और उसमें एक जोड़ दीजिए। गुणा करने के बाद आएगा 1008 और उसमें एक जोड़ दीजिए। 5 गुणा, कोष्टक को खोल दिया मैंने, 1008 और 1 1009। इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कोई भी संख्या आए, जब आप उससे गुणनखंड करोगे तो आपको 5 और 1009 मिलेगा। कहने का मतलब उस संख्या के अलावा 5 और 1009 मिला। कहने का मतलब इस संख्या के भी 2 से अधिक गुणनखंड हैं। जब इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं तो देखो इस संख्या के भी 2 से अधिक गुणनखंड थे और इस संख्या के भी 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों संख्याओं के 2 से अधिक भाजक हैं, अतः ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। इन संख्याओं के 2 से अधिक भाजक हैं, ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलें तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए ये कोई वृत्ताकार मैदान दे रखा है जिसपे सोनी अपना चक्कर 18 मिनट में लगाती है और रवि अपना चक्कर 12 मिनट में लगाता है। सबसे पहले सोनिया और रवि दोनों एक साथ इसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया को पहला चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, दूसरा चक्कर लगाने में 18 और 36 मिनट लगे, तीसरा चक्कर लगाने में 18 मिनट और 54 मिनट लगे।
तो सोनिया ने अपने 3 चक्कर, पहला चक्कर 18 मिनट में, दूसरा चक्कर 36 मिनट में, तीसरा चक्कर 54 मिनट में निकाला। इसी प्रकार रवि ने पहला चक्कर 12 मिनट में, दूसरा चक्कर 24 मिनट में और तीसरा चक्कर 36 मिनट में निकाला। तो यहाँ पर आपको एक संख्या दिखाई दे रही है 36। 36 मिनट का वो समय है जिस समय पर सोनिया और रवि पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रश्न में आपको 18 और 12 का एलसीएम लसअप लेना है। सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट, रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। दोनों पुनः जिस स्थान से उनने चलना प्रारंभ किया है उसी स्थान पर पुनः मिलेंगे 12 और 18 के एलसीएम के साथ। दोनों के पुनः उसी स्थान पर मिलने का समय होगा 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा। दोनों का पुनः मिलने का स्थान ये होगा 18, 12 का एलसीएम। क्या होगा 18 और 12 का एलसीएम? आप 18 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 गुणा 3 6 गुणा 3 18। 2 की घात 1, 2 एक बार आया है, 3 दो बार आया है तो 3 की घात 2। इसी प्रकार 12 के कीजिए। 2 गुणा 2 4 गुणा 3 12। 2 यहाँ पर 2 बार आया है तो 2 की घात 2 गुणा 3 एक बार आया है तो 3 की घात 1। अब आपको एलसीएम निकालना है 18 और 12 का। तो 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या आई है उन सभी को लिखिए और उनकी जो अधिकतम घात है। कौन कौन सी संख्या आई है? एक 2 आया है और एक 3 आया है। तो 2 की अधिकतम घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, तो अधिकतम घात 2। 3 की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, अधिकतम घात 2। 2 की घात 2 4 और 3 की घात 2 बराबर 9। 4 गुणा 9 36। तो इन दोनों के पुनः उसी स्थान पर मिलने का समय है 36 मिनट। तो ये दोनों 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे।